जी नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र सोलंकी। स्वागत करता हूं मैं आपका आपके अपने YouTube चैनल लर्न विद शैलेंद्र के लिए। तो रीट 27 फरवरी 2025 को प्रस्तावित है, उसके लिए लगातार प्रैक्टिस हम लोग कर रहे हैं। लेवल 1 ईवीएस यानी कि पर्यावरण के लिए जो प्रीवियस ईयर्स की क्वेश्चंस हैं जो पहले आ चुके हैं उनको मैं अलग अलग प्रैक्टिस सेट आप लोगों को करा चुका हूँ। 2021 हो 11 हो सभी प्रैक्टिस सेट ईयर वाइज मैंने आप लोगों को करा दी है। इसके बाद ईवीएस की प्रैक्टिस हम लोगों ने स्टार्ट कर दी है। तो ईवीएस का अगर पीवाई क्यूज को छोड़ दें हम लोग तो दूसरा प्रैक्टिस सेट आज हमारा रहने वाला है। मैथ्स के भी पीवाई क्यूज मैं आपको 3 प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी करा चुका हूं। तो सेकंड प्रैक्टिस सेट आज हमारा ये रहेगा। जबरदस्त क्वेश्चन यहाँ पर शामिल किए गए हैं, ऐसे ही क्वेश्चन आपके पेपर में आने वाले हैं। ये क्वेश्चन की कर लीजिए, ये समझ लीजिए पेपर में आप लोग बैठे हुए हैं, ऐसे ही क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे। लेवल के साथ कोई कंप्रोमाइज नहीं किया गया है, सिलेबस से क्वेश्चन उठाए गए हैं और कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन पहले भी एग्जाम में पूछे जाते रहे, वही क्वेश्चन आप लोगों के लिए लिए गए। तो देर न करते हुए वीडियो को हम लोग शुरू करेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 2। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक एंड शेयर आप लोग जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि मैथ्स और ईवीएस के पूरे 60 के 60 नंबर के लिए हम लोग यहाँ पर तैयारी करेंगे। और मैं जैसे बोलता आ रहा हूँ, सीटेट में 2 बार मैंने तैयारी कराई है, दोनों बार हमारा स्कोर 55+ रहा है। ऐसे ही इस बार भी मैथ और ईवीएस का कोई क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। पूरे 60 के 60 नंबर के लिए हम लोग तैयारी यहाँ पर करने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 के साथ शुरुआत करेंगे। और उससे पहले अगर आप लोग नोट्स लेना चाहें सीटेट के लिए, रीट के लिए अगर आप नोट्स लेना चाहते हैं लेवल 1 के लिए या लेवल 2, आप किसी भी लेवल की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए आपको नोट्स मिल जाएंगे। लेवल 1 के लिए भी नोट्स अवेलेबल है, लेवल 2 के लिए भी नोट्स अवेलेबल है। लेवल 2 में आपको एसएसटी वाली नोट्स भी मिल जाएंगे और मैथ साइंस के भी आपको मिल जाएंगे। ये सब कुछ मिलेंगे आपको इस नंबर पर 9808347403। इस नंबर पर मैसेज करके आप कंप्लीट नोट्स ले सकते हैं विद प्रैक्टिस सेट ₹99। ठीक है, एक लेते हो 99, दोनों का लेते हो 149 में आपको यहाँ पर नोट्स प्रोवाइड करा दी जाएंगे। तो सभी लोग नोट्स ले लीजिएगा, धुआंधार प्रैक्टिस स्टार्ट कर दीजिए। रीट हम पास करने के लिए नहीं पढ़ रहे, हमारा पास करने का इरादा है ही नहीं। हम तो भाई बहुत बेहतरीन स्कोर यहाँ पर करने वाले, स्कोर भी हमें बहुत अच्छा अपना रखना है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन, बहुत छोटा सा क्वेश्चन दिया है क्वेश्चन नंबर 1 मैंने, और ये क्वेश्चन भाई पूछा जा चुका है। ये क्वेश्चन क्या है, पूछा जा चुका है। ठीक है, चलिए ये विजिबिलिटी थोड़ी ऐसी रखेंगे यार जो थोड़ी सी प्यारी लगे। ठीक है, ग्रीन दिखता है इस पे। चलिए ये ग्रीन की विजिबिलिटी है, ब्लैक आएगा नहीं। चलिए ये वाला लाइट येलो रखते हैं। ठीक है, लाइट येलो रहेगा। चलिए लाइट येलो अच्छा दिखता है। पहला क्वेश्चन है डॉग फिश का आवास है। डॉग फिश का आवास क्या है? पहला ऑप्शन है आपके पास नदी, दूसरा ऑप्शन है समुद्र, तीसरा है तालाब और चौथा ऑप्शन है झील, और चौथा ऑप्शन है झील। तो जो डॉग फिश होती है, कुत्ता मछली जो होती है, इसका जो आवास होता है ये समुद्र होता है। क्या होता है? समुद्र इसका आवास होता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है या ऑप्शन नंबर 2 कह सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 के लिए करेक्ट आंसर बनेगा। ये क्वेश्चन यूपी टेट में पूछा जा चुका है, पूछा हुआ क्वेश्चन है भाई, पहले क्वेश्चन ये आ चुका है। क्वेश्चन 2 की तरफ चलते हैं। निम्न में से कौन सा पत्थर राजस्थान में घरों के फर्श बनाने के लिए उपयोग में नहीं लाया जाता? ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िएगा, नहीं लाया जाता वो बताना है कौन सा इनमें से राजस्थान में जब घर बनाते हैं तो वहां पर यूज नहीं किया जाता। और रीट में आया हुआ क्वेश्चन है, ऑलरेडी ये क्वेश्चन आप लोगों से पेपर में पूछा जा चुका है, रीट में ही पूछा गया था, रीट में ही आपका ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो फर्स्ट ऑप्शन आपके पास संगमरमर, दूसरा है ग्रेनाइट, तीसरा है कोटा स्टोन और चौथा है सिलखड़ी। तो यहाँ पर नहीं है कि कौन सा यूज में नहीं लिया जाता। तो संगमरमर यूज में आता है भाई, ग्रेनाइट भी यूज में लेते हैं, कोटा स्टोन भी लेते हैं, बट सिलखड़ी को यूज नहीं करते। जब ये यूज में नहीं आता तो यही राइट आंसर बनेगा, क्योंकि रॉन्ग ऑप्शन ही हमसे यहाँ पर पूछा गया है। अगले क्वेश्चन की तरफ आएंगे। आई होप वीडियो पसंद आएगा, पसंद आ रहा तो भाई लाइक और शेयर कर देना। और जो लोग चैनल पर नए हैं या जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा भाई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 फिरन, ये क्वेश्चन भी यूपी टेट में आया हुआ क्वेश्चन है ये, और ये एक बार रीट में भी आ चुका है मैचिंग के रूप में, रीट में भी मैचिंग के रूप में क्वेश्चन आ चुका है। तो जबरदस्त क्वेश्चन है, ऐसे ही क्वेश्चन कहीं से भी उठा के नहीं लाया, बहुत ही अच्छे तरीके से आपका प्रैक्टिस सेट एक एक क्वेश्चन तैयार किया गया है यहाँ पर। तो फिरन कौन से क्षेत्र के पुरुषों व महिलाओं द्वारा ढीला ढाला चोगे की तरह पहना जाता है? कहाँ के लोग इसको पहनते हैं? ठीक है, ये ढीला ढाला होता है, चोगे की तरह पहनाया जाता है। राजस्थान के लोग पहनते हैं, जम्मू कश्मीर के लोग पहनते हैं, केरल के लोग पहनते हैं, या आंध्र प्रदेश के लोग पहनते हैं?
तो ये जो पहना जाता है ये जम्मू कश्मीर के लोगों के द्वारा पहना जाने वाला है फिरन। तो क्वेश्चन नंबर 3 के लिए ऑप्शन 2 जो है जम्मू कश्मीर, ये हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 3 का बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 पर आएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, ग्रामीण क्षेत्र में गोबर का प्रयोग झोपड़ी की दीवारों एवं फर्श को लीपने के लिए किया जाता है, जिससे भाई क्यों किया जाता है? ग्रामीण क्षेत्रों में जो दीवार होती हैं, झोपड़ी की दीवारें जो होती हैं, उनको गोबर से लीपा जाता है। उसका कारण क्या है? कि वे चिकनी रहे, घर्षण हेतु खुरदरी हो जाए, कीट दूर रहे, या इनमें से कोई नहीं। तो उसको जो गोबर से लीपे जाने का जो सबसे मेन पर्पस है, मुख्य उद्देश्य जो है कि कीट दूर रहे, यानी कि ऑप्शन 3 जो है करेक्ट आंसर बन जाएगा। सीटेट में भी क्वेश्चन पूछा जाता है, एनसीईआरटी का ये क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का ये क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन 5 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, राजस्थान की मूल शैली कौन सी है? याद रखिएगा, सबसे प्राचीन शैली भी है, ठीक है, सबसे प्राचीन शैली भी है। के रूप में किस चित्र शैली को माना जाता है? मूल शैली जो है और सबसे प्राचीन शैली भी है, उसके रूप में किसे माना जाता है? क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे पूछा गया है। पहला ऑप्शन आप लोगों के सामने मेवाड़ शैली को, दूसरा ऑप्शन है किशनगढ़ शैली को, तीसरा ऑप्शन है मारवाड़ शैली को, चौथा ऑप्शन है शेरगढ़ शैली को, चौथा ऑप्शन है शेखावट शैली को। फिर समझिए क्वेश्चन, मूल शैली माना जाता है या कह सकते हैं प्राचीन शैली जिसे माना जाता है वो कौन सी शैली है, ये आपको यहां पर बताना है। तो यहां पर जो मेवाड़ शैली है, ऑप्शन नंबर 1 मेवाड़ शैली इसका करेक्ट आंसर बनेगा। ऑप्शन नंबर 1 मेवाड़ शैली जो है इस क्वेश्चन के लिए आप लोगों का करेक्ट आंसर बन जाएगा। क्वेश्चन 6 पे आते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। केंद्रीय सहकारी बैंक निम्न में से किस स्तर पर कार्यरत है? कौन सी बैंक? केंद्रीय सहकारी बैंक निम्न में से किस स्तर पर कार्यरत है, आपको यह बताना है। केंद्रीय सहकारी बैंक है, ठीक है, ग्राम स्तर पर है, जिला स्तर पर है, राज्य स्तर पर है, या केंद्रीय स्तर पर है, केंद्रीय स्तर पर है। केंद्रीय सहकारी बैंक निम्न में से किस स्तर पर कार्य करती है? ग्राम स्तर पर, जिला स्तर पर, राज्य स्तर पर, या केंद्रीय स्तर पर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिलेबस का ही आपके का क्वेश्चन है, पूछा जाने वाला क्वेश्चन है भाई। क्वेश्चन 6 का जो केंद्रीय सहकारी बैंक है ये जिला स्तर पर काम करती हैं। कहां पर? जिला स्तर पर कार्य करती हैं। तो ऑप्शन 2 जो है ये करेक्ट आंसर बनेगा आपका क्वेश्चन नंबर 6 के लिए। ऑप्शन नंबर 2 जिला स्तर पर कार्य करते हैं, तो ऑप्शन 2 यहां पर हमारा करेक्ट आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 7। क्वेश्चन 7 की तरफ चलते हैं कि भारत में सर्वाधिक सीमेंट उत्पादक राज्य कौन सा है? राज्य पूछा गया है, भारत में सर्वाधिक सीमेंट उत्पादक राज्य कौन सा है, ये आप लोगों से यहां पर पूछा गया है, ठीक है। तो राजस्थान, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, या इनमें से कोई नहीं। तो भारत में सर्वाधिक सीमेंट उत्पादक जो राज्य है ये आपका राजस्थान है। ये क्या है? राजस्थान है। मैंने ये क्वेश्चन शायद पहले बताया भी था कि सबसे ज्यादा जो सीमेंट का उत्पादन होता है वो यही होता है। और सर्वप्रथम जो फैक्ट्री लगाई गई थी लाखेरी में लगाई गई थी। और ये लाखेरी कहां पड़ता है भाई? ये बूंदी में पड़ता है, बूंदी डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। लाखेरी बूंदी में लगाई गई थी। कब लगाई गई थी? 1915 में ये लगाई गई थी। 1917 से इसने कार्य करना शुरू किया था। किस कंपनी की लगाई गई थी? एसीसी सीमेंट की लगाई गई थी भाई, एसीसी का नाम था इसका। 1915 में लगाई गई, 1917 से कार्य करना प्रारंभ किया। एसीसी की लगाई गई थी। कहां लगाई गई थी? लाखेरी बूंदी में लगाई गई थी। सबसे ज्यादा कहां होता है? सब सीमेंट का उत्पादक राज्य कौन सा है? राजस्थान है। यहाँ पर 60 प्लांट है, कुल 60 प्लांट है भाई यहाँ पर। अच्छा, ये तो हो गई राजस्थान की बात। अगर राजस्थान में भी पूछ ले सबसे ज्यादा उत्पादक वाला जिला कौन सा है, जिला पूछ ले तो चित्तौड़गढ़ याद रखना। अगर जिला पूछ ले, डिस्ट्रिक्ट पूछ ले तो चित्तौड़गढ़ याद रखना भाई, चित्तौड़गढ़ याद रखना है। इससे ज्यादा एग्जामिनर इस क्वेश्चन से आपसे कुछ नहीं पूछेगा भाई, ठीक है। इससे ज्यादा आपसे कुछ भी नहीं पूछेगा, याद रखना। मैं समझता हूं क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, चीजें समझ में आई होंगी। पोस्टमार्टम क्वेश्चन कर दिया गया। ज्यादा हर क्वेश्चन का पोस्टमार्टम इसलिए नहीं किया जाता क्योंकि भाई फिर 30 क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कम से कम 2 घंटे का समय चाहिए, ठीक है, और हमें इतना टाइम लेना नहीं है। क्वेश्चन 8 पे चलते हैं। दी मेवाड़ शुगर मिल्स लिमिटेड कहां है? दी मेवाड़ शुगर मिल्स लिमिटेड कहां है? क्वेश्चन 3 में पूछा गया है भाई। कहां पर है ये आप लोगों को बतानी है, कहां पर है ये आप लोगों को बतानी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बताओ। दी मेवाड़ शुगर मिल्स लिमिटेड कहां है ये आप लोगों को बतानी है, ये आप लोगों को बतानी है।
तो जो ये सबसे पहले लगाई गई थी, नंबर 1 तो याद रखना, दी मेवाड़ शुगर मिल्स लिमिटेड कहां पर है, तो सबसे पहले याद रखना सबसे पहले लगाई गई थी, सबसे पहले लगाई गई थी 1932 में। कब लगाई गई थी? 1932 में लगाई गई थी भोपाल सागर में। कहां पर? भोपाल सागर में 1932 में लगाई गई थी। और ये याद रखना ये निजी क्षेत्र में कार्य करती है। किस में कार्य करती है? ये निजी क्षेत्र में कार्यरत है, ये निजी क्षेत्र में कार्यरत है। और ये कहां पड़ता है भाई? कहां पड़ता है ये भोपाल सागर? कहां पर? चित्तौड़गढ़ में। कहां पर? चित्तौड़गढ़ में ये लगाई गई थी। कहां पर लगाई गई थी? चित्तौड़गढ़ में ये 1932 में लगाई गई थी। दूसरा पूछ लिया है, दूसरा आप लोगों से पूछ लिया जाए तो गंगा सागर है, दूसरी गंगा नगर के नाम से है, गंगानगर के नाम से दूसरी थी, ये लगाई गई थी 1956 में। ये कब लगाई गई थी? 1956 में लगाई गई थी। ये सार्वजनिक क्षेत्र पे कार्य करती है, ठीक है। ये किस पर कार्य करती है? सार्वजनिक क्षेत्र में ये कार्य करती है। और यहाँ पर शराब और चुकंदर से भी चीनी बनाई जाती है। ये यहाँ पर जो मिल है, यहाँ शराब और चुकंदर से भी चीनी बनती है, ठीक है। चुकंदर से भी चीनी यहाँ पर बनाई जाती है, याद रखिएगा इसके बारे में, याद रखिएगा। अच्छा, दी मेवाड़ शुगर मिल्स पूछ ली जाए, यहां पर लिमिटेड है, लिमिटेड पूछे तो चित्तौड़गढ़ में। सिर्फ ये पूछिए दी मेवाड़ शुगर मिल्स कहां पर है, तो दी मेवाड़ शुगर मिल्स भाई उदयपुर में है। अगर लिमिटेड लगा देगा तो नाम चेंज हो जाएगा जिला, फिर चित्तौड़गढ़ बन जाएगा। फिर कब बन जाएगा? चित्तौड़गढ़ ये बन जाएगा। और ये कब शुरू की गई थी? यहां शुरू की गई थी 1976 में, 1976 में यहां शुरू की गई थी, ठीक है। पहली कौन सी है? पहली ये आपकी दी मेवाड़ शुगर मिल्स कहां पर है? ये आपके चित्तौड़गढ़ में है, भोपाल सागर में लगाई गई थी, 1932 में लगाई गई थी, निजी क्षेत्र में कार्य करती है। दूसरी लगाई गई थी भाई गंगा नगर में लगाई गई थी, ठीक है। इसी के नाम से शराब और चुकंदर से भी चीनी बनाई जाती है, सार्वजनिक क्षेत्र में कार्य करती है, 1956 में लगाई गई थी। ये पूछे द मेवाड़ शुगर मिल्स कहां है? ये आप लोग की उदयपुर में है, 1976 में लगाई गई थी। इससे ज्यादा नहीं पूछेगा। क्वेश्चन 9, रेशम कीट पालन को क्या कहा जाता है? कई बार क्वेश्चन में आ चुका है भाई, अलग अलग तरीके से क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। रेशम कीट पालन को क्या कहा जाता है, ये आप लोगों को बताना है, ये आप लोगों को बताना है भाई कि क्या कहा जाता है, ठीक है भाई। सेरिकल्चर कहा जाता है, एपीकल्चर कहा जाता है, पिसीकल्चर कहा जाता है, या विटीकल्चर कहा जाता है, या विटीकल्चर कहा जाता है, ये आप लोगों को बताना है, ये आप लोगों को बताना है, ठीक है भाई। जल्दी जल्दी बताओ, चलो क्या कहा जाता है भाई, 5 सेकंड दिए। रेशम कीट पालन को क्या कहा जाता है, जल्दी जल्दी बताओ, 5 सेकंड दिए हैं, क्या कहा जाता है, जल्दी बता दो। चलिए, जिन्होंने बताया सही है भाई, रेशम कीट पालन को सेरिकल्चर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सेरिकल्चर कहा जाता है। ये चारों के चारों इंपॉर्टेंट है। एपीकल्चर किसे कहा जाता है? मधुमक्खी पालन को कहा जाता है। मधुमक्खी पालन जो होता है इसे क्या कहा जाता है भाई? मधुमक्खी पालन, ये पूछ लिया जाता है, इसको कहा जाता है भाई एपीकल्चर। पिसीकल्चर किसे कहा जाता है भाई? मत्स्य पालन, मछली पालन को कहा जाता है, मत्स्य पालन को, ठीक है भाई। मत्स्य पालन, मत्स्य पालन को कहा जाता है पिसीकल्चर। विटीकल्चर, विटीकल्चर जो कहा जाता है ये अंगूर की खेती को कहा जाता है। ये क्वेश्चन कई बार आया है, अंगूर की खेती, ये क्या होती है? अंगूर की खेती को कहा जाता है। ये क्वेश्चन भी पूछ लिया गया है कई बार, इसलिए मैंने चारों ऑप्शन ऐसे लिए हैं जो कहीं ना कहीं आपके पेपर में आ चुके हैं, और चारों के चारों इंपॉर्टेंट है। चारों के चारों कैसे है भाई? चारों के चारों आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हर एक ऑप्शन को याद रखना, हर एक ऑप्शन को याद रखना। निम्न में से खरीफ की फसल नहीं है, निम्न में से खरीफ की फसल कौन सी नहीं है, ये आप लोगों से पूछा गया है कि भाई कौन सी खरीफ की फसल नहीं है, कौन सी खरीफ की फसल नहीं है। तो सबसे पहले याद रखिएगा, इनकी बुवाई जो होती है, इनकी बुवाई जून जुलाई में हो जाती है। बुवाई कब होती है? जून जुलाई में इनकी बुवाई हो जाती है भाई, याद रखना। इनकी बुवाई कब होती है? जून जुलाई में इनकी बुवाई हो जाती है, और सितंबर अक्टूबर में कटे जाते हैं। बुवाई कब होती है खरीफ फसलों की? खरीफ, इनकी बुवाई कब होती है भाई? बुवाई होती है इनकी जून जुलाई में जाके, जून जुलाई। कटाई कब हो जाती है? कटाई कब होती है इनकी? कटाई हो जाती है इनकी सितंबर अक्टूबर में जाके, सितंबर अक्टूबर में जाके इनकी कटाई हो जाती है। तो इसकी फसल कौन कौन सी है? गन्ना है, कपास है, सोयाबीन है, इसके अलावा बाजरा भी इसी का है, बाजरा भी इसी का है, ज्वार भी इसी का है। बाजरा, ज्वार, ये सब खरीफ की फसल है। ये सभी की सभी क्या है? खरीफ की फसल में आ जाती है। खरीफ की सभी के सभी किसमें आ जाती है? खरीफ की फसल। अच्छा, इसमें एक और चीज पूछ लिया था, मूंग और तिल, ये दो और इंपॉर्टेंट है। मूंग भी पूछ ली जाती है और तिल भी पूछ लिया जाता है। मूंग और तिल ये भी इंपॉर्टेंट है। ये सभी के सभी क्या भाई? खरीफ की फसल है। तो जो नहीं है ये अलसी नहीं है, तो अलसी हमारा करेक्ट आंसर बन जाएगा, अलसी नहीं है, ठीक है। तो खरीफ की फसलों के बारे में पढ़ लिया। अब रबी की फसल देखो, अब रबी की फसलों का देख लो थोड़ा सा। रबी की फसल, रबी की में क्या होता है भाई? रबी की में जो बुवाई होती है, रबी की जो बुवाई होती है
ये अक्टूबर नवंबर में होती है, अक्टूबर नवंबर में, ठीक है, अक्टूबर नवंबर में की बुवाई होती है। अगर कटाई की पूछ लिया जाए, कटाई इनकी कब होती है? कटाई इनकी होती है भाई मार्च अप्रैल में जाके। कटाई कब होती है इनकी? मार्च अप्रैल में जाके कटाई हो जाती है, ठीक है। अच्छा, इसकी फसल कौन कौन सी है भाई? गेहूं, जौ, ठीक है, सरसों, राई, ठीक है, गेहूं, जौ, सरसों, राई, चना इसी की है, अलसी इसी की है। एक आके मसूर, मसूर भाई इसकी है, मसूर में कंफ्यूज मत हो जाना, मसूर भाई इसी की, मसूर काफी इंपॉर्टेंट है और ये कई बार पूछ ली गई है, मसूर इसी की है, कई बार पूछ ली गई है। अच्छा, इसमें और याद रखना, मेथी याद रखना, मटर याद रखना, इसके अलावा नहीं पूछेगा, इसके अलावा नहीं पूछेगा, ठीक है। ये अलसी की फसल, ये किसकी है? रबी की फसल है। एक जायद की फसल होती है जो 2-3 महीने की फसल होती है, जैसे तरबूज हो गया, खरबूज हो गया, आपका खीरा हो गया, ककड़ी हो गए, ये सभी जायद की फसल होती है। कैसी होती है? जायद की फसल होती है। तो क्वेश्चन 10 तक कर चुके हैं, 11 पर आएंगे। उससे पहले भाई अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को आप लोग लाइक एंड शेयर जरूर कर देना, वीडियो को लाइक एंड शेयर आप लोग जरूर कर देना। अगर आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल के लिए भाई ग्रुप के जो वीडियो रहेगा इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, वहां पर आप लोग टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहां आपको इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, कुछ नोट्स, बाकी की जो भी इंफॉर्मेशन आती है वो आपको वहां पर मिलती रहेंगी। 11 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। राजस्थान में प्रथम रेलगाड़ी कब चली? भारत में नहीं पूछी है, राजस्थान के अंदर पूछी है। तो राजस्थान में याद रखना है भाई, राजस्थान में याद रखना है कब चली थी, ठीक है, कब चली थी ये आपको बताना है, कब चली थी। अप्रैल 1874, मई 1874, अप्रैल 1853 और इनमें से कोई नहीं। तो देखिए अप्रैल 1853, 16 अप्रैल 1853 ये चली थी भाई भारत में पहली, ये चली थी भारत में पहली, भारत में पहली। और कहां चली थी भाई? बॉम्बे से थाने, बॉम्बे से थाने चली थी, बॉम्बे से थाने, ठीक है। कितने किलोमीटर थी? तो ये थी 33.81 किलोमीटर। कभी कभी 34 किलोमीटर आ जाए तो 34 किलोमीटर कर देना, लेकिन इसकी एग्जैक्ट दूरी होती है 33.81 किलोमीटर इसकी दूरी थी। अब पूछा है राजस्थान में कब चली थी, अब पूछा है राजस्थान में कब चली थी, तो ये चली थी अप्रैल 74 में, अप्रैल 1874 में चली थी। कहां से चली थी? आगरा फोर्ट से चली थी, आगरा फोर्ट से। और कहां तक चली थी? बूंदी तक चली थी। कहां तक चली थी? बूंदी तक चली थी, याद रखना कहां तक चली थी? आगरा फोर्ट से बूंदी तक चली थी। जिला दौसा याद रखना, दौसा जगह, ठीक है, दौसा तक, ठीक है, यहां तक चली थी अप्रैल 1874 में, अप्रैल 1874 में, अप्रैल 1874 में चली थी। नेक्स्ट याद रखना, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका अंतिम निर्णय कौन करता है? कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका अंतिम निर्णय कौन करता है भाई? ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन आपके सामने राष्ट्रपति, सेकंड है प्रधानमंत्री, तीसरा है लोकसभा अध्यक्ष। ठीक है भाई, कोई विधेयक धन विधेयक है नहीं, इसका फैसला अंतिम निर्णय किसके द्वारा किया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा, प्रधानमंत्री के द्वारा, लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा, या इनमें से कोई नहीं, या इनमें से कोई नहीं। ध्यान रखना भाई, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका अंतिम फैसला जो किया जाता है ये लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा इसका फैसला किया जाता है कि कोई धन विधेयक है या नहीं। सबसे इंपॉर्टेंट कौन रहेगा यहाँ पर? लोकसभा अध्यक्ष रहेगा। और वर्तमान समय में लोकसभा अध्यक्ष कौन है भाई, ये बताने हैं, क्योंकि ये राजस्थान से संबंधित है, ये राजस्थान से ही संबंधित है। और किस जिले के ये, सॉरी, किस जगह से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है प्रेजेंट में, ये बताना है। और राजस्थान का ही रहने वाले हैं, राजस्थान के इस समय पर लोकसभा अध्यक्ष बताना है भाई आपको, ठीक है, कमेंट में जरूर बताना सभी लोग। क्वेश्चन 13, महाभियोग की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में है? महाभियोग जो लगाया जाता है इसकी जो प्रक्रिया है ये किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 56, अनुच्छेद 58, अनुच्छेद 60 और अनुच्छेद 61, और अनुच्छेद 61। तो बताना है महाभियोग की प्रक्रिया जो है निम्न में से किस अनुच्छेद में है, निम्न में से किस अनुच्छेद में है, ठीक है, ये आपको बताना है। तो देखिए महाभियोग की प्रक्रिया से पहले, जानने से पहले याद रखिए अनुच्छेद 56 जो है, अनुच्छेद 56 जो है ये राष्ट्रपति की पदावधि से संबंधित है। किससे संबंधित है? राष्ट्रपति की पदावधि से अब संबंधित है। यानी कि
अनुच्छेद 56 में ये कहा गया है कि हमारे यहाँ जो राष्ट्रपति होंगे, प्रेसिडेंट होंगे, उनका जो कार्यकाल होगा वो 5 वर्ष होगा। राष्ट्रपति का जो कार्यकाल जो होगा ये 5 वर्ष होगा, ये कहा गया है अनुच्छेद 56 में। और किसी को दोबारा भी राष्ट्रपति बनाया जा सकता है। ये किसमें दिया गया है? ये अनुच्छेद 56 में कहा गया है। अनुच्छेद 56 में ये कहा गया है। अच्छा, अनुच्छेद 58 क्या कहता है? अनुच्छेद 58 कहता है निर्वाचित होने की योग्यता। राष्ट्रपति किसको चुना जाएगा, ये योग्यता किस अनुच्छेद में है? ये भाई अनुच्छेद 58 में है। ये किस में है? अनुच्छेद 58 ये कहता है कि हमारे यहाँ कौन राष्ट्रपति बनता है, उसकी क्या क्या योग्यता होनी चाहिए, ये अनुच्छेद 58 में है। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसमें है, याद रखना, वो व्यक्ति 35 वर्ष की आयु पूरा कर चुका हो। 35 वर्ष से कम किसी व्यक्ति को आपका राष्ट्रपति नहीं बनाया जाएगा। किसी भी सरकारी पद पर कार्यरत ना हो, भारतीय नागरिक हो। ठीक है, ये चीज आप लोग याद रखना। अनुच्छेद 60 की बात करते हैं। अनुच्छेद 60 क्या कहता है? अनुच्छेद 60 संबंधित है भाई राष्ट्रपति की शपथ से। अनुच्छेद 60 जो है, आर्टिकल 60 जो है, राष्ट्रपति की शपथ से संबंधित है। इसमें ये बताया गया है कि राष्ट्रपति को जो शपथ दिलाई जाएगी, ये किसके द्वारा दिलाई जाएगी? भारत के सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस होंगे, उनके द्वारा इनको शपथ दिलाई जाएगी। ये अनुच्छेद 60 में कहा गया है। तो भारत के चीफ जस्टिस जो है, ये शपथ दिलाते हैं राष्ट्रपति को। अब क्वेश्चन को घुमा के अगर पूछ ले कि चीफ जस्टिस जो होते हैं उसको शपथ कौन दिलाता है, तो याद रखना भाई प्रेसिडेंट दिलाते हैं, राष्ट्रपति दिलाते हैं। कमेंट में बताइएगा अभी अभी रिसेंटली नए चीफ जस्टिस बने हैं, क्या उनका नाम है और कौन से नंबर के वो बने हैं। अच्छा, क्वेश्चन था महाभियोग की प्रक्रिया। क्वेश्चन था महाभियोग की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 61 में है। क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन 4 जो है करेक्ट आंसर ये बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, पंचायती राज संस्थाओं। पंचायती राज संस्थाओं का चुनाव करवाने का दायित्व है। जो पंचायती चुनाव होते हैं जिसमें प्रधान चुने जाते हैं, सरपंच चुने जाते हैं, वार्ड मेंबर चुने जाते हैं, बीडीसी चुने जाते हैं, तो इनका जो इलेक्शन होता है, ये इलेक्शन किसके द्वारा कराया जाता है? ऑप्शन 1 भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा, ऑप्शन 2 राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा, ऑप्शन 3 पंचायती राज विभाग राजस्थान सरकार के द्वारा, या इनमें से कोई नहीं, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, पंचायती राज जितने भी कहीं भी इलेक्शन होंगे वो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा कराए जाते हैं। ठीक है, कौन सा? राज्य निर्वाचन आयोग। निर्वाचन आयोग की बात, गवर्नमेंट नहीं, जो निर्वाचन आयोग है उसकी बात कर रहा हूं। तो किसके द्वारा? राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा ये कराए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है क्वेश्चन 14 के लिए यहां पर करेक्ट आंसर हमारा बन जाएगा। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 15, भारत सरकार ने भारतीय रुपए के प्रतीक चिन्ह को कब स्वीकार किया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, और अच्छा क्वेश्चन है, काफी अच्छा ये क्वेश्चन है कि जो हमारा रुपए का चिन्ह है, जो रुपए का इस समय पर चिन्ह है, आप इसको देखते हो, इसको कब अपनाया गया था? कब अपनाया गया था? ठीक है, कब अपनाया गया था ये आपको बताना है। तो सबसे पहले याद रखना, ये जो बनाया गया था डी उदय के द्वारा बनाया गया था। ये जो बनाया, ये डी उदय ने बनाया। और डी उदय कौन थे भाई? आईआईटी के पीजी के स्टूडेंट थे। आईआईटी मुंबई, आईआईटी मुंबई पीजी के स्टूडेंट है। ये आईआईटी पीजी के स्टूडेंट थे डी उदय कुमार, इन्होंने ये बनाया था। तो भारत सरकार ने इसको कब अपनाया, ये बस आपसे पूछा है कि इसको कब अपनाया गया था। तो ये जो अपनाया गया था 15 जुलाई 2008, ऑप्शन 1, 15 जुलाई 2010, 15 जुलाई 2014, और इनमें से कोई नहीं। तो ये जो अपनाया गया था, ये अपनाया गया था 15 जुलाई 2010 को। ये कब अपनाया गया था? 2010 को ये अपनाया गया था। और ये कैसे बना है? ये बना है, इसमें याद रखिएगा, जो हमारी देवनागरी लिपि है उसका जो हमारा वर्ड है र, ये हो गया, और रोमन लिपि जो है इंग्लिश का आर, इन दोनों में एक हॉरिजॉन्टल लाइन डाली गई है। इसको मिला के हमारा साइन बना है। ये साइन हमारा है। रुपए का साइन कौन सा है? रुपए का साइन ये है। किसने बनाया? आईआईटी मुंबई के स्टूडेंट थे जो पीजी कर रहे थे वहां से, डी उदय कुमार, इनके द्वारा बनाया गया। 15 जुलाई 2010 को गवर्नमेंट ने इसको स्वीकार किया। कैसे बना है? जो हिंदी की लिपि है देवनागरी लिपि, उसके र को मिलाकर, रोमन लिपि के आर को मिलाकर, उसमें एक हॉरिजॉन्टल लाइन डाली गई है, उसको मिलाकर ये तैयार किया गया है। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ चलते हैं। मनुष्य के शरीर की जैव रासायनिक प्रयोगशाला किसे कहा जाता है? आमाशय, यकृत, आंत्र, इनमें से कोई। टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। लीवर को कहा जाता है, यानी यकृत को कहा जाता है।
लीवर को कहा जाता है। क्वेश्चन 17, नीली क्रांति किससे संबंधित है? ये चारों की चारों क्रांति भाई इंपॉर्टेंट है, चारों में से कोई भी पूछी जा सकती है, इसीलिए चार ऑप्शन ऐसे डाले जाते हैं कि पेपर में अगर आप एक क्वेश्चन पढ़ रहे हो, यहाँ पर प्रैक्टिस कर रहे हो एक क्वेश्चन की, उस एक क्वेश्चन से आपके चार क्वेश्चन तैयार हो जाते हैं, उस एक क्वेश्चन से चार क्वेश्चन आप लोग के यहाँ पर तैयार हो जाते हैं। तो आपको बताना भाई किस किस से संबंधित है। तो नीली क्रांति कृषि उत्पादन से, दुग्ध उत्पादन से, रजत उत्पादन से या मत्स्य उत्पादन से, या मत्स्य उत्पादन से। तो भाई जो नीली क्रांति है ये आपकी मत्स्य उत्पादन से संबंधित है। किससे? मत्स्य उत्पादन से संबंधित है। अच्छा, अब कृषि उत्पादन से संबंधित कौन सी है? हरित क्रांति है। कौन सी है? हरित क्रांति है। क्वेश्चन घुमा के भी पूछ सकता है कि हरित क्रांति किससे संबंधित है, तो याद रखना कृषि उत्पादन से है। अब दुग्ध उत्पादन पूछ ले, इससे संबंधित कौन सी है? श्वेत क्रांति है। कौन सी है? श्वेत क्रांति भाई इससे संबंधित है। थर्ड, रजत उत्पादन से क्या किससे संबंधित है? ये अंडा से है भाई, ठीक है, ये अंडा से है, ठीक है, अंडा से, इसको याद रखना। श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन से, रजत, अच्छा उल्टा पूछ लिया भाई, ये मैंने यहाँ पर उत्पादन डाल दिया, ये यहाँ पर अंडा आता, रजत उत्पादन से संबंधित अंडा है, याद रखना, ये अंडा से संबंधित है रजत उत्पादन से, ठीक है, यहाँ पर याद रखना। रजत क्रांति, ये यहाँ पर अंडा आ जाता अंडा से, और ये हो जाता है यहाँ पर रजत क्रांति, ठीक है, ये याद रखना भाई। तीनों चारों इंपॉर्टेंट है, पेपर में आ जाती हैं, और नीली क्रांति पूछ ली जाती है, कई पूछ ली जाती हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, गैसीय अपशिष्ट है। गैसीय अपशिष्ट है सब्जी एवं फलों के छिलके, खेतों से निकलने वाला कचरा, लकड़ी कोयले से जलने वाला धुआं, या इनमें से कोई नहीं, या इनमें से कोई नहीं। तो जो गैसीय अपशिष्ट हो जाएंगे, ये लकड़ी और कोयले से जलने वाला धुआं जो है, ये आप लोगों का गैसीय अपशिष्ट में आ जाएगा। तो यानी क्वेश्चन 18 का 3 जो है ये करेक्ट आंसर आप लोगों का बन जाएगा। क्वेश्चन 19, मृदा प्रदूषण होता है। मृदा प्रदूषण किससे होता है भाई? रासायनिक उर्वरकों के द्वारा होता है, कीटनाशकों के द्वारा होता है, खरपतवारनाशी के द्वारा होता है, या इनमें से सभी से होता है, या इनमें से सभी से होता है। बताओ भाई मृदा प्रदूषण किससे होता है? तो भाई मृदा प्रदूषण आप जानते हैं, जो हम रासायनिक उर्वरक खेतों में डालते हैं इससे भी नहीं होता है, जो हम कीट को मरने की दवा डालते हैं इससे भी होता है, जो खरपतवार उगाता है यानी फालतू की चीजें उगाती हैं फसल के साथ में, ये खरपतवार बोला जाता है, इससे भी होता है, इससे भी ये होता है, ठीक है। तो यानी कि तीनों के तीनों ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे, तो इसलिए हमारा ऑप्शन 4 जो है करेक्ट आंसर बन जाएगा। आप मुझे बस 10 सेकंड का समय दीजिए। चलिए भाई, ठीक है, तो ये जो हमारा करेक्ट आंसर बनेगा, इसका ऑप्शन नंबर 4 जो है ये हमारा करेक्ट आंसर बन जाएगा क्वेश्चन 19 के लिए। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन 20। क्वेश्चन 20 की तरफ आ जाते हैं। क्वेश्चन 20 जो है, सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? आप लोगों से यहाँ पर पूछा गया है कि सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है। तो शुक्र है, बुध है, बृहस्पति है, इनमें से कोई नहीं, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए सबसे चमकीला ग्रह जो है शुक्र है। कौन सा है? शुक्र है। और ये क्या है? ये पृथ्वी के सबसे नजदीक है। ये क्या है? पृथ्वी के सबसे नजदीक है। पृथ्वी के सबसे पास ग्रह पूछा जाए तो कौन सा है भाई? शुक्र है। पृथ्वी का जुड़वा ग्रह भी कहते हैं इसको, ठीक है। भोर का तारा भी कहते हैं इसको, भोर का सांझ का तारा, दोनों का तारा इसी को कहा जाता है। भोर और सांझ का तारा इसी को कहा जाता है। अच्छा, इसको सबसे गर्म ग्रह भी कहते हैं, सबसे गर्म भी इसी को कहते हैं, सबसे गर्म, क्योंकि जो टेम्परेचर है 90 से 95 डिग्री तक यहाँ क्या पाया जाता है भाई? यहाँ पर याद रखिएगा कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है। 90 से 95% तक यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है। 90 से 95% तक, 95% तक क्या पाई जाती है? CO2 पाई जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड। जुड़वा, पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहते हैं, भोर का तारा, सांझ का तारा। सबसे गर्म ग्रह यही है, पृथ्वी के सबसे नजदीक यही है, पृथ्वी की जुड़वा बहन भी इसी को कहा जाता है। इतना सब कुछ आपको याद रखना है। अच्छा, एक चीज याद रखना, परिक्रमण काल और परिभ्रमण काल भी इनका पूछ लिया जाता है। परिक्रमण और परिभ्रमण भी पूछ लिया जाता है। तो परिक्रमण जो होता है, इसका परिक्रमण जो है 225 दिन है, इसका परिक्रमण दिन है 225, और परिभ्रमण जो है, ये परिभ्रमण काल जो है ये इसका है 243, 243 डेज ये दिन है, ठीक है, ये याद रखना। बुध के बारे में पूछे, बुध सबसे छोटा ग्रह है भाई, सूर्य के सबसे नजदीक का ग्रह है, याद रखना। सबसे छोटा ग्रह सूर्य के सबसे नजदीक हो गया। अच्छा, एक चीज याद रखना, बुध और शुक्र
ये बुध और शुक्र दो ग्रह ऐसे हैं, इनका कोई भी चंद्रमा नहीं है, यानी कि इनका कोई भी उपग्रह नहीं है। ये सिर्फ दो ग्रह ऐसे हैं, बुध और शुक्र, इनका कोई भी उपग्रह नहीं है। अब आ जाते हैं बृहस्पति पर। बृहस्पति क्या है भाई? सबसे बड़ा ग्रह है। बृहस्पति क्या है भाई? सबसे बड़ा ग्रह है, याद रखना। बृहस्पति क्या है? सबसे बड़ा ग्रह है। और इसका परिभ्रमण जो होता है सबसे तेज होता है, क्योंकि बड़ा है इसलिए सबसे जल्दी मूवमेंट कर लेता है, 10 घंटे में ही पूरा कर लेता है, 10 घंटे में ये पूरा कर लेता है। और परिक्रमण जो है इसका, परिक्रमण की याद रखना, परिक्रमण इसका 10 साल है, 12 साल है। कितना है? 12 साल है। और परिभ्रमण जो है इसका 10 दिन है, क्योंकि सबसे बड़ा होता है। अच्छा, एक और चीज याद रखना, एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्न में से किस ग्रह में सबसे ज्यादा तापांतर जो पाया जाता है। तापांतर का मतलब होगा दिन का टेम्परेचर और रात का टेम्परेचर। ये सबसे ज्यादा जो डिफरेंस आता है ये बुध के में आता है। बुध एक ऐसा ग्रह है जहां पर टेम्परेचर यानी तापांतर जो है सबसे ज्यादा अंतर आ जाता है। 600 डिग्री सेल्सियस तक यहां पर अंतर आ जाता है। कितना? 600 डिग्री सेल्सियस तक यहां पर अंतर आ जाता है। यहां दिन का तापमान जो है 427 डिग्री तक चला जाता है। दिन का तापमान 400 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। वहीं रात के टेम्परेचर की बात करें तो माइनस में 176 तक पहुंच जाता है। माइनस में 176 डिग्री सेल्सियस तक यहाँ का टेम्परेचर पहुंच जाता है। तो सबसे ज्यादा तापांतर आता है। तापांतर में ताप में जो अंतर आता है कि दिन में कुछ और रात में कुछ और, तो इतना अंतर लगभग 600 डिग्री सेल्सियस का जो अंतर आता है ये बुध ग्रह पर देखने के लिए मिलता है। बाकी हम जो भी चैप्टर कंप्लीट करेंगे तो एक एक ग्रह के बारे में मैं डिटेल में सब कुछ आपको वहां पर बताता चलूंगा। तो क्वेश्चन 20 हो चुके हैं, 21 पे आएंगे। उससे पहले आप लोग चैनल को भाई सब्सक्राइब कर देना, वीडियो प्लीज लाइक और शेयर कर दो, लाइक एंड शेयर कर देना। और अगर आप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो टेलीग्राम ग्रुप से आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां से जुड़ सकते हो आप लोग। और अगर आप लोग नोट्स लेना चाहें रीड के लिए तो रीड के नोट्स आपको मिल जाएंगे लेवल 1 एंड लेवल 2 दोनों के लिए अवेलेबल है। इस नंबर पर मैसेज करना, नोट्स मिल जाएंगे। प्राइस सिर्फ छोटा सा प्राइस आप लोग के लिए रहने वाला है, ये प्राइस आप लोग के लिए रहने वाला है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पर। क्वेश्चन नंबर 21 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 जो है इस पर आ जाते हैं। चलिए भाई, क्वेश्चन 21, भारत में निर्मित एवं डिजाइन किया गया प्रथम उपग्रह है। भारत में निर्मित की बात की गई है भाई, गलत मत कर देना। भारत में निर्मित कौन सा है उसकी बात यहां पर की गई है, ठीक है। तो आर्यभट्ट है, भास्कर है, बैनसेट है, या इनमें से कोई नहीं, या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना भाई, भारत में निर्मित एवं डिजाइन किया गया प्रथम जो उपग्रह है ये कौन सा है? आर्यभट्ट। कौन सा है? आर्यभट्ट। यानी कि क्वेश्चन 21 के लिए ऑप्शन 1 यहाँ पर करेक्ट आंसर हमारा बन जाएगा। क्वेश्चन 22 की तरफ चलते हैं। पर्वतारोही चंदा गायन का संबंध किस राज्य से है? जो चंदा गायन है इनका संबंध किस राज्य से है ये आपको बताना है। राजस्थान, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, ये आपको बताना है। ये आपको बताना है कि चलिए बताओ जल्दी। पर्वतारोही चंदा गायन का किससे संबंधित है? किससे संबंधित है याद रखना। तो याद रखना भाई, पर्वतारोही चंदा गायन जो है इनका संबंध पश्चिम बंगाल से है। और याद रखना पश्चिम बंगाल से ये माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला है। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी ये प्रथम महिला है। कहां की? कहां की भाई? भारत की नहीं, पश्चिम बंगाल की। ये पश्चिम बंगाल की प्रथम महिला है जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी। लेकिन कंचनजंगा की बात की जाए, कंचनजंगा चोटी की बात की जाए, कंचनजंगा की अगर बात की जाएगी तो भाई फिर ये भारत की प्रथम हो जाएंगी। फिर ये कौन हो जाएंगी? भारत की प्रथम महिला बन जाएंगी जो कंचनजंगा पर चढ़ी थी। लेकिन माउंट एवरेस्ट की बात की जाए तो ये पश्चिम बंगाल की पहली महिला थी जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी थी। अब कमेंट में बताना माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन थी, ठीक है। और उन्होंने वहां पर कितना समय बताया था, क्योंकि ये चीज मैं आपको प्रैक्टिस सेट में करा कर आ रहा हूं, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जा चुका रीट में ऑलरेडी, इसलिए मैं वहां पर आपको करा कर आ रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ चलते हैं। ईवीएस की पेडागोजी से पूछा गया हमारा क्वेश्चन है कि पर्यावरण अध्ययन के अधिगम का सिद्धांत कौन सा है? अधिगम का सिद्धांत पूछा है। आवश्यकता सिद्धांत, सदुपयोगिता का सिद्धांत, जीवन से संबंधित होने का सिद्धांत, और इनमें से सभी। तो सभी के सभी पर्यावरण अध्ययन से संबंधित है, इसलिए 23 का जो ऑप्शन है करेक्ट ऑप्शन 4 बन जाएगा। क्वेश्चन 24, पर्यावरण शिक्षण का उद्देश्य है। पर्यावरण शिक्षण का उद्देश्य है पर्यावरण की सुरक्षा तथा संरक्षण, पर्यावरण के संसाधनों का अधिकतम उपयोग, पर्यावरण के संसाधनों का न्यूनतम उपयोग, और इनमें से कोई नहीं। तो पर्यावरण शिक्षण का जो उद्देश्य है भाई
ये पर्यावरण की सुरक्षा तथा संरक्षण, ये इसका मूल उद्देश्य है। तो क्वेश्चन 24 के लिए ऑप्शन नंबर 1 जो है हमारा, ये करेक्ट आंसर आप लोगों का बन जाएगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आ रहा होगा। पसंद हो वीडियो प्लीज लाइक कर दो, शेयर कर दो। जो लोग चैनल पर नए हैं या अभी तक जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आप लोग फटाफट से जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, वहां से आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। रीड के नोट्स भी आप लोग ले सकते हो। रीड लेवल 1 एंड लेवल 2 दोनों के नोट्स प्रोवाइड करा दिए जाएंगे 99 रुपीज में। मैसेज करना है आपको इस नंबर, कॉल प्लीज मत करना, प्लीज कॉल मत करना, कॉल रिसीव नहीं होगा। फिर आप कहोगे सर कॉल रिसीव नहीं हुआ, कॉल रिसीव नहीं होगा, सिर्फ मैसेज करना है। मैसेज का आपको रिप्लाई कुछ समय में दे दिया जाएगा, आधा घंटा 1 घंटा, मैक्सिमम 1 घंटे के अंदर आपको रिप्लाई मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 कि प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के लिए कौन सी विधि प्रभावशाली है। प्राइमरी लेवल पर बात कर रहे हैं भाई, व्याख्यान विधि ऑप्शन 1, ये लेक्चर मेथड है। तो लेक्चर मेथड छोटे स्टूडेंट्स को आप लेक्चर देके चले जाओ, वो कुछ समझ पाएगा? बिल्कुल नहीं समझेगा। आप लेक्चर दिए कुछ भी कह जाओ भाई निकल जाओ, उस पर कोई गांव की भाषा घंटा फर्क नहीं पड़ना भाई उस पर ना। तो ये लेक्चर मेथड जो है ये बड़ी क्लासेस के लिए होता है, प्राइमरी क्लासेस के लिए नहीं होता। कहानी विधि आपने देखा होगा, छोटे बच्चे स्टोरीज में काफी इंटरेस्टेड होते हैं। पुराने टाइम, अब तो खैर नहीं होती ये चीजें, लेकिन गांव में आज भी चलती हैं। दादी किसी की हो, दादा हो, वो भाई कहानियां सुनाया करते हैं और उनसे बच्चों पे काफी इफेक्ट भी पड़ता है। तो सबसे ज्यादा जो अच्छी विधि है ये कहानी विधि है। प्रोजेक्ट मेथड, या प्राइमरी का बच्चा क्या प्रोजेक्ट बनाएगा, तो ये प्रोजेक्ट मेथड भी यहां पर नहीं चल पाएगा। और वाद विवाद, डिबेट, क्या प्राइमरी का बच्चा डिबेट कर सकता है, तो ये भी यहां पर पॉसिबल नहीं है। तो ये चारों में बेस्ट ऑप्शन है कि पर्यावरण शिक्षण के लिए कौन सी विधि मस्त रहेगी। पर्यावरण छोटी क्लासेस में चलता है, तो यहाँ पर स्टोरी मेथड जो है ये करेक्ट हो जाएगा। व्याख्यान विधि बड़ी क्लासेस में चलेगी, योजना भी बड़ी क्लासेस में, और लेक्चर मेथड तो भाई जूनियर में भी नहीं चल सकता। लेक्चर मेथड तो ये है, ये आप ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं वहां ये चीज चल जाएगी। आते हैं प्रोफेसर, आते हैं भाई, आके 20 मिनट लेक्चर दिए, जिसको नोट्स तैयार करने उनके लेक्चर से तैयार कर लो, बाकी का कोई नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 26, पर्यावरण शिक्षा में सामूहिक चर्चा से संबंधित शिक्षण विधि कौन सी है। सामूहिक शिक्षण से बात की गई है, वर्णन, व्याख्यान, भूमिका निर्वाह, विचार गोष्ठी। और विचार गोष्ठी किसकी बात की गई है? सामूहिक चर्चा। किसकी बात की गई है? सामूहिक चर्चा की बात यहां पर की गई है। किसकी? सामूहिक चर्चा की बात यहां पर की गई है। तो विचार गोष्ठी यानी कि ऑप्शन 4 करेक्ट आंसर बन जाएगा। ऑप्शन 4 करेक्ट आंसर बन जाएगा। क्वेश्चन 27, प्राथमिक स्तर पर शिक्षण की खेल विधि आधारित है। तो खेल विधि जो आधारित है विकास के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर, शिक्षण के समाजशास्त्रीय सिद्धांत पर, शारीरिक शिक्षा के कार्यक्रम के सिद्धांत पर और शिक्षण विधि के सिद्धांत पर। किस पर आधारित है? तो भाई प्राथमिक स्तर पर शिक्षण खेल विधि जो है ये शिक्षण विधि के सिद्धांत पर आधारित है। किस पर? शिक्षण विधि के सिद्धांत पर आधारित है। क्वेश्चन 27 का ऑप्शन 4 करेक्ट आंसर बन जाएगा। क्वेश्चन 28 है हमारा कि पर्यावरणीय अध्ययन में शीर्षक भ्रमण का मूल उद्देश्य क्या है। जो भ्रमण कराया जाता है उसका मूल उद्देश्य क्या है? बच्चों, ऑप्शन 1 बच्चों की ऊर्जा को विकसित करना, ऑप्शन 2 छात्रों के लिए प्रत्यक्ष अनुभव, ऑप्शन 3 टीम भावना बढ़ाना, ऑप्शन 4 इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन 4 इनमें से कोई नहीं। तो जो बच्चों को हम टूर पे ले जाते हैं, एजुकेशनल टूर पर बच्चे जाते हैं, उसका जो मेन मोटो हो, उसका जो मुख्य उद्देश्य होता है ये होता है बच्चों को प्रत्यक्ष अनुभव कराना। प्रत्यक्ष अनुभव कराना ये उनका मुख्य उद्देश्य होता है। ठीक है, तो इसलिए भाई जो करेक्ट आंसर बनेगा ये छात्रों के लिए प्रत्यक्ष अनुभव, ये इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा। और ईवीएस कहती है भी बच्चों के रियल लाइफ से जोड़कर पढ़ाओ, और बच्चों को प्रत्यक्ष अनुभव हम किसी चीज का कराते हैं तो बच्चे इजीली देख पाते हैं। जैसे किसी बच्चे को शेर के बारे में बताओ तो शायद वो नहीं समझ पाए, लेकिन जब आप उसको शेर दिखा दोगे तो बच्चे समझ पाएगा भाई शेर इस तरीके का होता है। वो फिर कभी शेर को देखेगा तो पहचान लेगा कि हाँ भाई ये शेर है, हाँ भाई ये शेर है। वो एक हमारे सर थे भाई हिंदी वाले, वो आज हमारे बीच नहीं है, काफी समय पहले उनका देहांत हो गया। तो एक चलिए 10 सेकंड 20 सेकंड लेता हूँ। तो उन्होंने एक किसी अंधे को दिया कि भाई उसने खाया, उसे बड़ा स्वादिष्ट लगा, उसने उसको खीर खाने के लिए दी। उसने दी खीर खाने के लिए एक अंधे को, तो अंधे ने खीर खाई। तो अंधे ने बोला भाई ये तो बहुत स्वादिष्ट है, ये क्या चीज़ है? उसने बोला भाई जिसने दी थी कि भाई ये खीर है। भाई खीर कैसी होती है? भाई सफ़ेद सफ़ेद होती है। कैसी होती है? सफ़ेद सफ़ेद होती है। तो उसने बोला सफ़ेद कैसा होता है? भाई अंधा है, उसे नहीं पता सफ़ेद कैसा होता है। तो उसने बोल दी भाई बगुला जैसा होता है। गांव के लोग बगुला समझते होंगे, आई थिंक आप लोग समझते होंगे इजीली, बगुला, स्वान, हंस, कुछ भी समझ लीजिए।
हाँ भाई बगुला जैसी होती है। अब अंधा भाई बगुला देखा हो तो बताए। तो उसने बोला कि बगुला कैसा होता है, तो उसने कर दिया बगुला भाई ऐसा होता है। बगुला कैसा होता है, ऐसे देखो कैमरे में देखा ऐसा होता है। तो उसने आपसे अच्छा तो खीर ऐसी होती है। तो ठीक है भाई, तो खीर टेढ़ी होती है, तब से नाम पड़ गया खीर बहुत टेढ़ी है। तो क्वेश्चन नंबर 28 का ऑप्शन 2 जो है ये करेक्ट आंसर बन जाएगा, प्रत्यक्ष अनुभव। आगे से याद रखना भाई, खीर ठीक है कैसी है ऐसी है। क्वेश्चन 29, जब शिक्षक को वास्तविक या पदार्थ वस्तुएं उपलब्ध नहीं हो पाते तो वह प्रयोग करते हैं। मान लीजिए शिक्षक किसी चीज को आपको दिखाना चाहते हैं या वो प्रत्यक्ष अनुभव आपको करा पाते हैं, वो चीज आपको नहीं मिल पाती, तो वो क्या करते हैं, आपको रेखाकृति बताते हैं, बुलेटिन बोर्ड देते हैं, मॉडल देते हैं, या इनमें से कोई नहीं। आपने देखा होगा जब पृथ्वी के बारे में पढ़ाया जाता है तो आपको ग्लोब दिखाया जाता है, क्योंकि पृथ्वी का वो मॉडल हो गया एक तरीके से। ऐसे ही कुछ चीजें टीचर आपको बताना चाहते हैं, वो चीज अवेलेबल नहीं हो सकती है, तो उनका क्या तैयार किया जाता है, मॉडल आप लोगों को तैयार किया जाता है। तो मॉडल करेक्ट आंसर बनेगा, मॉडल यहाँ पर करेक्ट आंसर बनेगा क्वेश्चन नंबर 29। प्लीज वीडियो के लास्ट क्वेश्चन पर आएंगे, और लास्ट क्वेश्चन पर आने से पहले मैं कहना चाहूंगा आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को आप लोगों को लाइक एंड शेयर कर देना है। और जो लोग नोट्स लेना चाहें रीड के, वो इस नंबर पर मैसेज करके रीड के नोट्स ले सकते हैं। आप लोग सीटेट के नोट्स भी ले सकते हैं, L1 L2 दोनों के नोट्स मिल जाएंगे, ₹99 में मिलेंगे। सब कुछ आपको यहाँ पर प्रोवाइड करा दिया जाएगा। और आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, आप वहां से टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन पर आते हैं, सर्वाधिक प्रभावशाली शिक्षण सामग्री क्या है, प्रक्षेपित, अप्रक्षेपित, क्रिया आधारित प्रत्यक्ष अनुभव या इनमें से कोई नहीं। तो जो क्रिया आधारित प्रत्यक्ष अनुभव होता है भाई, उससे ज्यादा बेस्ट कुछ भी नहीं है, क्योंकि आपके सामने है एक्टिविटी बेस्ड, आपके सामने कोई भी चीज हो रही है, प्रत्यक्ष अनुभव आपके सामने हो रहा है, एक्टिविटी कराई जा रही है, उससे बेस्ट टीचिंग सामग्री कुछ हो नहीं सकती। तो इसीलिए क्वेश्चन 30 का जो ऑप्शन बनेगा, ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर करेक्ट आंसर बनेगा। अब आप कमेंट में बताइएगा 30 में से कितने क्वेश्चन आप लोग के सही गए, ये आप लोग मुझे कमेंट में बताएंगे। आई होप वीडियो पसंद आए, पसंद आए तो लाइक कर देना, शेयर कर देना। जो लोग टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहे वो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पर क्लिक कर लेना। नोट्स के लिए इस नंबर पर जाकर नोट्स ले सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, मास्टर नहीं बनने के लिए पढ़ते रहो। तो बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू, नमस्कार, जय हिंद।